चैप्टर नंबर 6 के अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी क्लास में, वो है मेरे पास न्यूमेरिकल्स की। पहले मैं हेडिंग लगा दूं, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल में भी जो सबसे पहला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला है मेरे पास कौन सा, तो नाम पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है आपके सामने। नाम लिखा, वो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है आपको, ग्रेविटेशनल लॉ। तमाम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ का। और ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला मेरे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे पास, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा कौन सी चीज़ क्या है, सारी बातें आपको पता होंगी। सर ये F क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये F होती है फोर्स। मैं आपसे बोलूँगा ये R क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये R होता है डिस्टेंस। मैं बोलूँगा m1 m2 क्या है, तो आप बोलेंगे सर m1 m2 है मेरे पास कौन, मास है। मैं बोलूँगा बेटा ये G क्या है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये G भी याद आया हमें, ये G कहलाता था कौन सा कांस्टेंट, तो आप इसका नाम बताएंगे सर ये G है मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैंने जी का नाम लिखा, सर जी है मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा इस जी की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे सर जी की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। आगे आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू है। तो तमाम लोग अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर एक पेज बनाइए, पेज के ऊपर चैप्टर 6 की हेडिंग लगाइए, चैप्टर नंबर 6, और वहां पे ये सारा काम लिखिए। जो जो फॉर्मूले आते रहेंगे, फॉर्मूले सारे इसी के ऊपर ऐड करते रहेगा। अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, तो जैसे जैसे ये काम आपका आगे बढ़ता रहेगा, आप इसमें फॉर्मूलों का इजाफा करते रहिएगा। तो तमाम लोग इस टॉपिक का नाम लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर, फॉर्मूला लिखिए, ताकि मैं इसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना सिखा सकूं जल्दी से। ये फॉर्मूला लिखने के बाद सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने। फॉर्मूला लिखने के बाद जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तमाम लोग इस सवाल को पढ़िएगा। सवाल पढ़ के मैं इसका सॉल्यूशन आपको करना सिखाऊं जल्दी से। तमाम लोग सवाल को पढ़ लीजिए। ओके, सवाल की अगर फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम है, अगर आपको फर्स्ट लाइन नजर नहीं आ रही, तो मैं सवाल पढ़ के आपको खुद बता देता हूँ कि सवाल में आपसे क्या बोला गया। मैं सवाल को एक एक लफ्ज पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। उसने आपसे बोला अ 10 kg मास, एक 10 kg का मास है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका जो डिस्टेंस है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ 100 kg मास। अब देखो दो तरह के मास हो गए, एक ये मास मैंने बना दिया और एक ये मैंने मास बना दिया। दो मास मेरे पास आ गए, एक है मेरे पास 1 kg, सॉरी एक है मेरे पास 10 kg का। तो एक पे मैंने लिख दिया सर ये हो गया मेरे पास 10 kg, और एक पे मैंने लिख दिया कितना केजी, 100 kg। आप बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, दो तरह के मास हो गए। अब दोनों तरह के मास होने के बाद अब हर एक का नाम लिखोगे आप। एक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया सर, एक को हम बोल देते हैं M1 और एक को बोल देते हैं M2। तो मैंने एक का नाम रखा कि यार आप हो M1 और आप हो मेरे पास M2। यानी आपने अगर सवाल को आगे बढ़ाया, डाटा की हेडिंग लगाई, आपने लिखा सर मुझे M1 मिल गया और M2 मिल गया। M1 हो गया मेरे पास 10 kg, M2 हो गया मेरे पास कितना केजी, 100 kg। अच्छा, उसने आपसे बोला एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये देखो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आपको बता रहा है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है मेरे पास 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर इसका डिस्टेंस। याद है ना सवाल के स्टार्ट में ही मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के स्टार्ट में बताया कि सर जो डिस्टेंस है 1 मीटर, इसको आप किससे लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास कौन, आर हो जाएगा। यानी आर मिल गया मुझे कितना मीटर, 1 मीटर। सर उसने मांगा क्या, सेकंड लाइन पढ़िएगा, सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में उसने बोला फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलेंगे सर उसने बोला ग्रेविटेशन फोर्स निकाल के दिखा दो, और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी ही है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अब मुझे जो है ना, जैसे ये फॉर्मूला लिखा मुझे ये G याद आया और इस G की वैल्यू याद आई। मैंने G की वैल्यू को भी डाटा में लिख दिया। आर की वैल्यू तो 1 मीटर थी और जी की वैल्यू मैंने लिख दी 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, फोर्स निकाल के दिखा दो, यानी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इस सवाल को मैं खुद सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ किस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर।
बेटा वैल्यू रखोगे, जी की जगह पे आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -11। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है, जी की जगह पे 6.67 एक्सपोनेंट -11 आ जाएगा। मैं आपसे बोलूंगा बेटा m1 क्या है, तो आप बोलेंगे सर m1 की जगह पे आ जाएगा 10, m2 की जगह पे आ जाएगा 100, नीचे लिखा हुआ है r स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर अरे सर r की वैल्यू तो हमारे पास कितना मीटर है, 1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने जितना भी फिजिकल क्लासेस में पढ़ा उन क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना सिखाया है। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा बहुत भी आता है तो आप बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप कैलकुलेटर की मदद से क्या काम करोगे, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, 6.67 एक्सपोनेंट -11 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मल्टीप्लाई कीजिए, मैं भी अपने पास मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जवाब देखता हूँ आपका जवाब क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तीनों नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया अपने पास कैलकुलेटर की मदद से तो मेरे पास जवाब आया 6.67 एक्सपोनेंट -8, ये मेरे पास जवाब आ रहा था। जबकि नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, नीचे मेरे पास लिखा हुआ था 1, और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अच्छा जी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, आपने ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1 का स्क्वायर कर दिया। अब कैलकुलेटर की मदद से भी अगर डिवाइड ना करो, आप डायरेक्ट भी 1 से डिवाइड करते हो, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो, आपका जो आंसर है वो आंसर सेम रहता है। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। तो ये मेरे पास इस न्यूमेरिकल का क्या हो गया, जवाब हो गया। मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को ये बात क्लियर होगी। अच्छा, सवाल में एक प्रॉब्लम आपको जो लग रही थी वो ये लग रही थी सर इसमें पार्ट ए और पार्ट बी बोला हुआ है। पार्ट ए पार्ट बी, व्हेन 10 न्यूटन फोर्स 100 केजी, 100 केजी फोर्स 10 केजी, वो मैं बात समझाता हूँ है क्या। बेटा आपने ग्रेविटेशन लॉ जो पढ़ा था ना, वो लॉ ये था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगाएगी और बी बॉडी ए बॉडी पे फोर्स लगाएगी। ये मैंने एरो बना के दिखाया, यानी 10 केजी वाली 100 केजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और 100 केजी वाली किसको अट्रैक्ट करेगी, 10 केजी वाले को अट्रैक्ट करेगी। अब ये जो अट्रैक्शन होती है दोनों की बराबर होती है, जितनी फोर्स 10 वाला 100 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स 100 वाला किस पे लगाएगा, 10 पे लगाएगा। यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की फोर्स सेम होगी। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के आपको बोला हुआ है कि 10 केजी फोर्स, कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा है कि 10 केजी फोर्स exert on the 100 kg mass और 100 kg mass exert force on the 10 kg mass। अब आप कोई सी भी फोर्स निकाल लो, दोनों फोर्सेस ही सेम रहेंगी। यानी आप यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे, छोटे से के स्टेट में लिख दोगे ये फोर्स और फोर्स रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो ताकि आपकी बात जो है ना जस्टिफाई हो जाए कि जो फोर्स है वो फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी इन बोथ केसेस। जल्दी से इस स्टेटमेंट को भी अपने पास लिख लीजिए, फोर्स रिमेन सेम इन बोथ केसेस। न्यूमेरिकल 1 को देखने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ता हूं मैं आपके सामने ताकि बात समझ में आ जाए मेरी आपको। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़िए। सवाल पढ़िए जल्दी से, तब हम लोग सवाल में क्या बोला मैं आपको बताऊं। सवाल में आपसे बोला कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन। आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स मांग रहा है, यानी एफ मांग रहा है। सवाल की पहली लाइन पढ़ी और इस बात को लिख लिया। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या निकाल के दिखा दो, फोर्स निकाल के दिखा दो। बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स, दो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स बना देते हैं इनको ताकि आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, दो स्टूडेंट, एक का मास है मेरे पास 80 केजी
और एक का मास है मेरे पास कितना केजी, 50 केजी, वो आपको बता रहा है, सेकंड लाइन में लिखा है ना कि स्टूडेंट्स ऑफ मास 80 केजी एंड 50 केजी। तो आप बोलेंगे सर इसमें से एक को हम बोल देते हैं m1 और एक को हम बोल देते हैं कौन, m2, यानी आपको m1 मिल गया और m2 मिल गया। तो मैंने इसका डाटा में इजाफा किया, सर मुझे फोर्स चाहिए, मुझे m1 मिल गया कितना केजी, m1 मिल गया मुझे 80 केजी, m2 मुझे मिल गया कितना केजी, m2 मिल गया मुझे 50 केजी। आगे बढ़ते हैं, 80 केजी एंड 50 केजी रेस्पेक्टिवली, 2 मीटर अपार्ट। 2 मीटर अपार्ट का मतलब क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। 2 मीटर अपार्ट का मतलब दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो आपको वो बता रहा है दोनों एक दूसरे से 2 मीटर दूर हैं, सही है। तो 2 मीटर दूर होने का मतलब सर ये हो जाएगा मेरे पास कौन, आर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू मुझे मिल गई कितने मीटर, 2 मीटर। तो डाटा में मैंने लिखा m1 मिल गया, m2 मिल गया और मुझे मिल गया आर, और आर की वैल्यू है मेरे पास कितने मीटर, 2 मीटर है, यानी m1 आ गया, m2 आ गया, r आ गया, आपसे फोर्स मांग रहा है। आप बोलेंगे सर सवाल तो बड़ा आसान सा है, हमें फोर्स चाहिए। अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। बिल्कुल सही फॉर्मूला, तो आपने सही लगाया सर। वैल्यू रखता हूँ मैं, वैल्यू आपके सामने पुट करता हूँ, जी की जगह पे आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, मैंने जी की जगह पे रखा। बराबर में यहाँ पे नजर आ रहा है m1, तो m1 की जगह पे मैंने रख दिया 80, और फिर नजर आ रहा है मुझे m2, तो m2 की जगह पे मैंने रख दिया किसको, 50 को। डिवाइड में आया, डिवाइड में लिखा हुआ है r, तो आप बोलेंगे सर r की वैल्यू है मेरे पास कितने मीटर, 2 मीटर, तो r की जगह पे कौन आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर। तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा था, मैंने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डाटा में जी की वैल्यू, अगर आप डाटा में जी की वैल्यू लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ये डिपेंड करता है। मैं जी की वैल्यू लिख देता हूँ, ये लो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, आपकी मर्जी है, ना भी लिखो तो कोई इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अच्छा बारी बारी करके मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8 और 50 को, 80 और 50 को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं 80 और 50 को मल्टीप्लाई करके जवाब लिखता हूँ, जवाब क्या आ रहा है, ये लिखा है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। 80 और 50 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया मेरे पास 4000। डिवाइड में लिखा हुआ है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन, 4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल किया, 4 1 जा 4, ये भी हो गया, 4 1 जा 4, ये भी हो गया, और आगे 3 जीरो लिखे तो ये तीनों जीरो आ जाएंगे। कैंसिल करना आता है ना, कैलकुलेटर की मदद से अगर 4000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता था, 4 1 जा 4, ये भी हो जाएगा 4 1 जा 4, और आगे 3 जीरो आ जाते थे, यानी 1000 इसका जवाब आ जाएगा। तो आपने इसको कैंसिल किया, कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते, करके देख सकते हो, 4000 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 1000 आ जाएगा। तो बच कौन गया मेरे पास, मेरे पास बच गया 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 1000। कैलकुलेटर की मदद से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कैलकुलेटर उठाया 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 1000, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 8, और ये मेरे पास फोर्स आ गई, और फोर्स का यूनिट मेरे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मुझे जवाब मिल गया 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 8 न्यूटन, ये मेरे न्यूमेरिकल का जवाब हो गया। तो मैंने आंसर लिख दिया। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को ये बात क्लियर होगी। आप सवाल सवाल के लास्ट में क्या लिखोगे, आप अगर इस फोर्स को लिखोगे ना 10⁻⁸, तो ये आंसर बन जाएगा 0.000000667 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से आप लास्ट में क्या लिख दोगे, दिस फोर्स इज नॉट वरिंग व्हाट वरिंग अबाउट, यानी ये फोर्स नुकसानदेह नहीं है। क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। आप देखो ना इतनी कम वैल्यू आ रही है, 0.00 इतने सारे जीरो आ रहे हैं, तो इस वजह से आप लास्ट में लाइन लिख दोगे कि दिस इज नॉट वर्थ वरिंग अबाउट। जल्दी से इसको उतार लीजिए।
न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 मैंने आपको कराया। न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 देखने के बाद आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ये रहा मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। तमाम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 का सवाल पढ़िएगा। सवाल में आपसे बोला गया डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। पहली लाइन में उसने बोला ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मतलब क्या, निकाल के दिखा दो, फोर्स निकाल के दिखा दो। बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम, एटम देखा ना आप लोगों ने कि भाई ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इसकी वो बात कर रहा है। लेकिन हमें इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं, हमें तो अपने से सवाल में जो काम की चीजें उन्हीं को फोकस करना है। लेकिन उसने आपको ये दो बातें बताई लास्ट में जो बोला ना, एक तो उसने बोला मास ऑफ प्रोटॉन, एक बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक का नाम आप रख दोगे m1, एक का नाम आप रख दोगे m2। तो मैंने डेटा में लिखा m1 मुझे मिल गया, m1 इज इक्वल टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, मुझे m1 मिल गया। और मुझे m2 मिल गया, m2 कितना मिला, तो m2 मुझे मिला 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। यानी सवाल में मुझे m1 की वैल्यू मिल गई, मुझे m2 की वैल्यू मिल गई, और मुझसे बोला फोर्स चाहिए। एक और बात जो आपको हाईलाइट यहाँ पे करनी है, वो आपको रेडियस दे रहा है। रेडियस का मतलब याद है ना, डिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, आर बोलते हो। यानी आपको फोर्स चाहिए थी, m1 मिल गया, m2 मिल गया, और आपको r मिल गया, और r की वैल्यू है 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। और आप बोलेंगे सर m1 आपने लिख लिया, m2 आपने लिख लिया, रेडियस डिस्टेंस आपने लिख दिया, और हमें g की वैल्यू भी तो याद है। g की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरा नहीं ख्याल कि सवाल आप लोगों को खास मुश्किल सवाल होगा। मैं फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको बताऊं तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। आपको क्या क्या पता है, तो आप तमाम में जवाब देंगे। हमें जी पता है, ये रहा सर जी की वैल्यू गिवन है। हमें m1 पता है, यस सर हमें m1 पता है। क्या हमें m2 पता है, यस सर हमें m2 पता है। क्या हमें r पता है, यस सर हमें r पता है। तमाम चीज़ों को सॉल्व करोगे और क्या निकाल लोगे, फोर्थ निकाल लोगे। तो ये सवाल ज़रा खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लोग कैलकुलेशन सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, या कैलकुलेशन आपसे सही गलत कैसी हो रही है। तो तब आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये अब आप लोग का होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क मैंने आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैल्यूज रख के आंसर निकालिएगा, और आंसर नोट से मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आप आंसर मैच कीजिएगा कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको पता चल जाएगा।